Hello guys and welcome to GoPrep. I'm Nidhi Kehel and I'm your physics faculty at GoPrep. Guys, आज के सेशन में हम GoPrep टैलेंट सर्च एग्जाम 2020 का स्लॉट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपकी फिजिक्स की टीचर हूं तो ऑब्वियसली मैं आपका फिजिक्स का सेक्शन ही यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सो गाइस जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, उनका क्या आंसर था और क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गाइस। आपको दो सर्किट दिए हुए हैं, सर्किट डायग्राम दी है। आपको उन सर्किट डायग्राम के बेसिस पे बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मेरे पास कितना हो जाता है, वो ट्वाइस ऑफ आर हो जाता है। पैरेलल में जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मेरे पास R/2 हो जाता है। अब मुझे बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं जा रही है। गाइस डी स्टेटमेंट को देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती, तो अपने ऑप्शंस को रिमूव करना शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर इन सर्किट सेकंड। क्या इक्विवेलेंट यहाँ पे ज्यादा है? नो, इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आपके पास इक्विवेलेंट कम होता है एज कंपेयर टू सीरीज, तो डी स्टेटमेंट तो मेरे पास यहाँ पे गलत हो गई। दूसरा बोलते हैं मोर पोटेंशियल ड्रॉप, ये वाला लेते हैं थर्ड पॉइंट। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी ग्रेटर इन सर्किट 1 देन इन सर्किट 2। आपको पता है कि सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो डिक्रीज होता चला जाता है। सबको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा, इसको कुछ और मिलेगा, पर पैरेलल में हमेशा सबको सेम मिलता है। तो इसका मतलब आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। तो फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। तो गाइस इसका आंसर एक्चुअल में बी था, पर बी क्यों था तो मैं आपको मैथमेटिकली बता देती हूँ कि why A स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड why your B स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपके पास हमें पता चल चुका है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, ट्वाइस ऑफ R था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे, R/2 था। ये बात मुझे पता चल चुकी है। मुझे पता है V इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है, IR होता है। V इक्वल्स टू IR होता है। ये था मेरे पास 12। करंट मुझे निकालना है दोनों ही केस में, क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट को करंट दिया हुआ है, दूसरी में पावर की बात की हुई है। तो मुझे नहीं पता, आर यहाँ पे लिखा, ये मैंने आई लिया। अब इस वाले फॉर्मूले पे सीरीज और पैरेलल वाला काम करना शुरू करते हैं। आई इक्वल्स टू 12, पहले वाला कितना था मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ आर। पैरेलल वाले में यानी कि जो सेकंड सर्किट था उसमें कितना हो जाएगा, R/2, यानी कि ये तो आपके पास हो गया 6/R और ये आपके पास कितना हो गया 24/R। तो आपको पता चल गया पहले वाली जो स्टेटमेंट थी। दूसरी पावर और देख लेते हैं। पावर होती है V²/R। तो पहले वाले में पावर कितनी हो जाएगी, V²/R कितना था गाइस, ट्वाइस ऑफ R। और इस वाले में कितना हो जाएगा, V² यानी कि R/2 यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो सेकंड वाले में पावर ज्यादा थी। तो मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट है कि मोर टोटल पावर विल बी डिलीवर बाय द बैटरी इन सर्किट देन इन वन, यानी कि सेकंड में ज्यादा पावर होगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली इसमें ज्यादा पावर डिलीवर हो रही है एज कंपेयर टू 1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गाइस। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बताना था कि इसमें से क्या हो रहा है। सपोज कीजिए आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट कैरी कर रहा है। दो कंडीशन होंगी, या तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वो एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे रखा हुआ है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट, यानी कि इसमें भी करंट है। तो गाइस हमने दोनों कहानी बना ली कि या तो करंट क्या होगा, या तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी इसके अलाइन होंगी, या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो उसके ऑपोजिट होंगे। कुल मिला के हमारे पास ये केस बनते हैं। दोनों ही केस में मेरे पास थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा, या मेरे पास कितना बनेगा, 180 बनेगा। आपको फोर्स बतानी है, मतलब हमें स्टेटमेंट देखनी है एक्चुअल में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहले तो आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या था। इसका सी आंसर था, जो कहता है विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप, यानी कि ये जो वायर था ये सर्कुलर लूप के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला हमें डील करना है। हमें कौन सा फॉर्मूला डील करना है, IDL, क्योंकि मैं स्मॉल एलिमेंट्री एलियन ले रही हूँ, B साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास एंगल है दोनों के बीच में, तो आपको पता है कि साइन 0 180 पे क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि फोर्स कितनी जाएगी, 0। तो यानी कि जब आप वायर को जो करंट कैरिंग है सर्कुलर लूप के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर कोई करंट नहीं मिलेगा। सी विल बी योर ऑप्शन, विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन सर्कुलर लूप। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर इस क्वेश्चन को डील करना बताती हूँ कि कैसे डील करते हैं। गाइस देखिए, आपके पास कोई भी डिश रखी है, अगर मैं सपोज करो मैं इसको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हवा में मेरा बीच में रुक जाए,
तो आपको पता है कि mg वो फैक्टर है जो उसको नीचे की साइड लेके आएगा, लाइक इसका जो वेट है वो उसको नीचे की लेके साइड आएगा। पर अगर मैं इसके वेट को बैलेंस कर दूं किसी चीज से, तो ये आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, ये आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हुआ था कि डिश है जिसका मास 10 ग्राम है और वो आपकी हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रही है, ठीक है, एयर में। कैसे? क्योंकि नीचे से कुछ बुलेट्स थी जो बार बार आ रही थी और उसके ऊपर लग रही थी, बार बार उसके ऊपर बुलेट्स आ रही थी जो उसके ऊपर लग रही थी। हर बुलेट का मास 5 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? हर बुलेट का मास आपके पास 5 ग्राम दिया हुआ है विद द सेम वेलोसिटी एज द रेट ऑफ 10 बुलेट पर सेकेंड, मतलब कि हर सेकेंड पे 10 बुलेट्स जा रही थी। अब आपको बताना था कि इसमें से जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी, आपको क्या बताना था क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी। पहले आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या था। इसका आंसर बी था 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आते हैं जरा इस क्वेश्चन पे कि ये कैसे कैसे हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि डिश थी जिसका मास mg नीचे था, पर यहाँ पे कोई एक सी फोर्स होगी जो उसको बैलेंस करे इसके वेट को। तो पहले तो ये फोर्स देख लेते हैं, ये फोर्स कैसे निकालेंगे। गाइस ये नीचे आपके पास बुलेट्स थी, ये बुलेट्स आपके पास ऊपर जा रही थी, ये बुलेट्स आपके पास ऊपर जा रही थी। अब मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स अप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। अब एक बुलेट का जरा मोमेंटम निकाल लेते हैं कि एक बुलेट का मोमेंटम कितना होगा। मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सपोज कीजिए जो ऊपर जा रही है हमने उनको क्या लिया? पॉजिटिव लिया, तो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव लेंगे। यानी कि जो मेरे पास एक बुलेट थी उसका मोमेंटम कितना था मेरे पास? उसका मोमेंटम मेरे पास ट्वाइस ऑफ mv था। तो 10 बुलेट्स का मोमेंटम मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 into 10 इक्वल्स टू mv, यानी कि 20 mv मेरे पास क्या हो जाएगा? 10 बुलेट्स का मोमेंटम हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि फोर्स जो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स अप्लाई के प्रोपोर्शनल। और क्या बोला है? पर सेकंड बोला है। तो ये मैं ये कर सकती हूँ 20 mv अपॉन 1, यानी कि जिस फोर्स की मैं बात कर रही थी वो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 20 mv विच इज इक्वल्स टू कितना? मास ऑफ g। ये मास किसका है? आपके पास डिस्क का। ये वाला मास आपके पास किसका है? बुलेट का। ये आपके पास बुलेट का है। जरा मास पुट कर देते हैं। बुलेट का मुझे मास कितना दिया हुआ था? 0.05। वेलोसिटी मुझे नहीं दी। इसका मास कितना दिया हुआ था? इसका मास मुझे दिया हुआ था 0. कितना दिया हुआ था? 0.1। और जी की वैल्यू मैंने ली 9.8। कितनी ले ली? 9.8। यहां से वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? 0.98 मीटर पर सेकेंड। पर गाइज आपको क्वेश्चन किस में निकालना है? 98 किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। यहाँ पे बुलेट का मास लिया था क्योंकि बुलेट का मोमेंटम था और यहाँ पे डिस्क का था, ठीक है। वैल्यूज करेक्टली पुट करना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइक आपने 9th क्लास में कैपलर्स लॉ बहुत बार पढ़ा होगा, उसी के ऊपर था ये क्वेश्चन। एक असर्शन दिया था और आपको बताना था क्या वो करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्या और उसका रीजन ठीक है या नहीं। आपने कैपलर्स लॉ पढ़ा हुआ है। क्या है आपके पास? टी जो टाइम स्क्वायर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के क्यूब के। ये आपको पता है। अब देखते हैं क्या ये हमारी बात सही होती है या नहीं होती। स्मॉलर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, शॉर्टर इज द टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली। फिर ये क्यों ऐसा है? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए था। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था गाइस। सो अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। गाइस देखिए क्या होता है कि एक पर्सन होता है वो पी पॉइंट पे होता है, पी से वो क्यू पे जाता है। आपको पता है कि जब वो ज्यादा हाइट पे है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब वो पी से क्यू पे आता है तो उसकी हाइट कम हो गई है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम हो गई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल कितना है आपके पास? mgh। तो अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन में कि वो पी से क्यू पे आया और क्यू पे आने के बाद वो जंप लेता है और फाइनली वो क्या करता है? वो इस वाले पॉइंट से कूद जाता है। तो आपको ये बताना है कि जब वो क्यू पॉइंट पे आने के बाद यहां से जंप करता है तो आपको बताना था कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आई थिंक पिक्चर समझ में आ गई होगी। पहले इसका आंसर देखते हैं। जो उसका करेक्ट आंसर था वो डी था। क्यू था, जरा उसकी बात करते हैं। पहला स्टेप है मेरा पी से क्यू तक जाने में जो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वो हम निकाल लेते हैं। क्या चेंज निकाल लेते हैं? जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में
आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। क्या होता है आपके पास? सिंपल mgh, मास कितना दिया हुआ था पर्सन का? 60 दिया हुआ था, ये हो जाएगा 10g। और अब हाइट में कितना चेंज हुआ? 70 से 30 पे गया, तो चेंज कितना हुआ गाइस? चेंज हो जाएगा 70 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 24000 जूल, यानी कि इतना उसके पास एनर्जी में चेंज हुआ। अब गाइस क्या बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला? 30% ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी था P से Q पे जाने में, वो काइनेटिक बन जाता है Q पॉइंट पे जाने के बाद। तो इसका सिंपल सा हमें क्या करना है? उसका 30% ले लेना है। 30% ले लेना है किसका गाइस? इस वाले का जो आपके पास आया है। और इसको किसके बराबर कर देना है? इसको किसके बराबर आपके पास कर देना है? यहां से आपको इसका निकालना है कि जो 30% है, यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे? तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ। आपको पता है मास अभी भी पर्सन का कितना रहेगा? 60 रहेगा, और यहां से आपको v स्क्वायर निकालना था। तो जब आप यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास d ऑप्शन आएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 बाय अंडर रूट में 15 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या हुआ, राइट? चलिए गाइस, अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। गाइस इसमें वेलोसिटी और टाइम का आपके पास ग्राफ गिवन है। वेलोसिटी और टाइम का आपके पास ग्राफ गिवन है, और आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल बताना है पार्टिकल से कितना हुआ। आपसे क्या पूछा है? कि डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ होगा। मुझे पता है वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्टेंस देता है। वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देता है? आपको वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर ग्राफ आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है? तो मुझे इसका एरिया निकालना शुरू करते हैं। कैसे एरिया निकालेंगे? एक बार ये ट्रायंगल का निकाल लेंगे, ये आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हो ट्रायंगल और दोबारा से रेक्टेंगल में, और ये सारे एरिया निकाल के इनको ऐड कर देंगे, इनका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो एरिया देखते हैं कितना आएगा। हाफ। बेस कितना है फर्स्ट वाले में? बेस हो जाएगा 1। हाइट कितनी है? 20, पहले वाले का एरिया। सेकंड वाले का कितना हो जाएगा? मेरे पास सिंपल हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू ऊपर कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस इस वाले को देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट से ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो कितना हो जाएगा? बेस 1, हाइट कितना हो जाएगा? 10 प्लस ये वाला पोर्शन भी हमें इसी के साथ लेना है, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, 1 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10। हेलो, दिस इज ग्रुप प्रेप। माय नेम इज गणेश गोपाल। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। और बच्चों, मैं यहाँ पे आया हूँ डिस्कस करने के लिए GTSC स्लॉट 1 का केमिस्ट्री का पेपर। तो चलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पहला क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि स्टूडेंट स्टार्ट हीटिंग द बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। द करेक्ट कर्व फॉर टेम्परेचर वर्सेस टाइम विल बी। देखो बच्चों, एक बीकर है जिसमें वाटर भी है और आइस भी है, आइस सॉलिड फॉर्म में है ना। इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम एक बर्नर से हीट कर रहे हैं। इसमें मैंने थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। आप जानते हैं कि व्हेन आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर, इट कंज्यूम एन एनर्जी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आपको डेटा भी पता होगा बच्चों इसका, 334 जूल पर ग्राम, ये इसका डेटा होता है। तो पहले क्या करेगा कि आइस एनर्जी लेगा, टेम्परेचर लेगा, मतलब हीट लेगा, और पहले आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर भी आप टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ऐसा सिर्फ हमारे एक ग्राफ में हो रहा है, डी ऑप्शन में, जिसमें स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? ग्राफ फ्लैट है, मतलब आप जब एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जा रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मेल्ट हो रहा है, और जब मेल्ट हो जा रहा है उसके बाद टेम्परेचर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। सो डी विल बी योर राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, एकदम बैलेंसिंग पे था, और इसका मैं बैलेंस इक्वेशन लिखता हूं बच्चों। 10Al प्लस 6 KMnO4 प्लस 27 H2SO4 give rise to 6 KHSO4 plus
तुम्हारा आएगा 6 MnSO4 प्लस 5 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24 H2O। एक बार बैलेंस करके देखिए, 6 Mn यहाँ पे भी है, 6 Mn यहाँ पे भी है। सल्फेट चेक कर लेते हैं, 6 सल्फेट यहाँ पे है और यहाँ पे भी 6 सल्फेट, 12 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 3 5 जा 15, 15 12 27, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 27 सल्फेट, तो सब कुछ बैलेंस है। तो बैलेंस करने के बाद बच्चों दिया है कि एल्यूमिनियम का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, मींस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है H2SO4 का कोफिशिएंट क्या लेना है, बी। H2SO4 का कोफिशिएंट है 27, तो बी की वैल्यू 27 हो गई। सी हमें लेना है MnSO4 का कोफिशिएंट, MnSO4 का कोफिशिएंट कितना बच्चों, 6, तो सी की वैल्यू हो गई 6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी किसका लेना बच्चों, डी लेना वाटर का, डी हो गया 24। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी थी, ए बी बाई सी डी। ए बी की वैल्यू 27 इंटू 10 और सी डी की वैल्यू बच्चों 6 इंटू 24। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.875 आएगा, दैट इज बी आंसर। तो बी विल बी द राइट आंसर बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आप लोग जानते हैं बोर्स मॉडल में न्यूक्लियस के बाद के सेल बताया उन्होंने, n इक्वल टू 1 को, n इक्वल टू 2 को क्या बोला था, एल सेल, n इक्वल टू 3 को क्या बोला गया था, m सेल, और n इक्वल टू 4 को क्या बोला था नील्स बोर ने, n सेल, है ना। और एनर्जी का टर्म बताया था कि k सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, देन l सेल की, देन एनर्जी ऑफ m सेल एंड देन एनर्जी ऑफ n सेल। तो n इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग टू क्या आएगा, मिनिमम एनर्जी, सो C विल बी द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्टीशियोमेट्री अप्लाई होनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं क्लियर करके। देखो इसका आंसर डी आएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, बट मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि कैसे आएगा। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन में PbO दिया है प्लस 2HCl चेंजेस इनटू PbCl2 प्लस वाटर। PbO का अमाउंट दिया है 8.5, है ना, और HCl का अमाउंट भी क्या दिया है, 8.5 ग्राम, दोनों का अमाउंट 8.5 ग्राम दिया है। अब इसमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ PbCl2 के मोल्स के टर्म्स में आंसर देना है, कितने मोल्स, क्लियर। अब मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूं। पहला, अगर सारे कंपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या डिटरमाइन करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए मुझे लेड ऑक्साइड के मोल्स चाहिए होंगे, तो मोल्स कैसे निकलेगा बेटा, मोल्स इसको हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ लेड ऑक्साइड। तो लेड का जो मास होता है वो 207.2 होता है, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा तुम्हारा आ जाएगा 0.038। सिमिलरली मोल्स ऑफ HCl निकालोगे तो 8.5 डिवाइडेड बाई H का मास 1 प्लस 35.5 क्लोरीन का मास, इसको सॉल्व करोगे तो 0.233 मोल आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, PbO प्लस 2HCl गिव राइज टू PbCl2 प्लस H2O, ये हमारे पास है। यानी 1 मोल लेड ऑक्साइड 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है तो 1 मोल PbCl2 बनाता है और 1 मोल क्या बनाता है, वाटर, ठीक है। इसका अगर 0.038 लेंगे लेड ऑक्साइड तो कितना HCl कंज्यूम करेगा, 2 इंटू 0.038, इतना कंज्यूम करेगा, कितना बनेगा 0.038 और 0.038 मोल्स। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे HCl रिक्वायर्ड कितना आएगा,
2 इंटू 0.038 मल्टीप्लाई करो बेटा, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 7 हो गया, 0.76 आएगा। क्या इससे ज्यादा अमाउंट आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है। देयरफॉर यहाँ पे पीबीओ हमारा क्या है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट है। जो चीज एक्सेस में गिवन होती है वो एक्सेस में होती है, जो चीज कम अमाउंट में होता है दैट इज आवर लिमिटिंग एजेंट। तो ये हमको ज्यादा, HCl हमें ज्यादा गिवन है, लेड ऑक्साइड हमारे पास कम है, तो लेड ऑक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और लेड ऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट। तो हम यहां से देखेंगे कि 1 मोल PbO प्रोड्यूस करता है 1 मोल PbCl2। तो बेटा कितना है? 0.038 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा PbO? इट विल प्रोड्यूस 0.038 PbCl2 इज योर आंसर। तो देखोगे ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वेन एवर यू हैव द अमाउंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, अगर आपके पास सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन है तो अप्रोच क्या करना है? पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट पता होने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग टू मोल्स, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है। सो इसलिए हमने पहले निकाला कि पीबीओ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था क्योंकि ज्यादा अमाउंट में हमको दिया हुआ था HCl, देयरफॉर हमने पीबीओ के हेल्प से मोल्स निकाल दिया PbCl2 का। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not a part of Dalton's theory? Matter is made up of atom. It is a part of. All atoms of a given elements are identical. ये भी एक postulate है डाल्टन का। Atom are composed of subatomic particles called electron, proton, neutron. ये नहीं है बेटा, क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था? Atoms are indivisible. Atom को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो यही वाला पोस्टुलेट तो डाल्टन का गलत हुआ था। कौन सा वाला? कि एटम्स आर इंडिविजुअल। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा था तो आंसर विल बी सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, collision of gas molecules are perfectly 100% इलास्टिक कोलिजन। किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इलास्टिक मतलब होता है नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा आफ्टर कोलिजन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, एक एग्जांपल समझिए, एक बॉल अगर h हाइट से ड्रॉप की जाए और ये रिटर्न करके सेम हाइट पे पहुंच जाए तो हम कहेंगे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यही अपनाया गया था, यही रूल लगाया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ये एजम्पशन है कि दो गैसेस मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो उनमें किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होता बच्चों। तो ऐसे टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लिस्ट 1 दिया गया है और कुछ सेपरेट करने का मेथड दिया गया लिस्ट 2 में। इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। कैम्फर एंड रॉक सॉल्ट सबने पढ़ रखा होगा, सब्लिमेशन से किया जाता है। क्रीम फ्रॉम मिल्क कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। और कलर्ड कंपोनेंट इन डाई कैसे होता है? क्रोमेटोग्राफी से होता है। सो द राइट आंसर इज डी। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वी आर मूविंग on the bio section, अब bio का discussion. Thank you. Hey guys, so right now we are going to discuss quickly the questions that are from the biology section. So let us jump right into it. The muscular tissue involved in peristaltic movement. Now beta you very well know peristaltic movements are the ones in the alimentary canal, है ना? ये आपके alimentary canal में होता है and these movements push the food downwards. You cannot control this. That means these are involuntary movements. You cannot control it. Now involuntary movements are done by unstriated or smooth. So correct answer in this case was C. Let's go over to the next question. Membrane biogenesis. Read it backwards beta. Genesis, making, bio in living organisms, making what? Membrane.
Now you know that endoplasmic reticulum, smooth and rough. Rough endoplasmic reticulum makes proteins a lot, whereas the smooth endoplasmic reticulum makes a lot of lipids. है ना? And because the membrane is made up of phospholipids, these small segments of these SCR, they keep on pinching off and they keep on adding to the membrane, and these new lipids keep on being added to the membrane, right? So SCR or the endoplasmic reticulum simply is the correct answer. Which of the following is a completely permeable? Completely permeable मतलब सबको आने देगा, है ना? It is not very much selective. So that you know is the cell wall. Cell wall is a completely permeable membrane. Now, droplet method of transmission of disease is found in droplet method. What is the droplet method? Small organisms, they can get into these droplets that we sneeze or cough or stuff like that, and they can be transmitted, right? Now the correct answer for this one is 1 and 4, that is common cold, because viral particles can jump on to these droplets, as well as aapka pneumonia, that is again caused by a bacteria. Okay, choose the event that does not occur in photosynthesis. Absorption of light energy, it does occur in photosynthesis. Reduction of carbon dioxide, it does occur. Oxidation of carbon to carbon dioxide, no beta. Reduction happens, oxidation does not happen. Conversion of light energy to chemical energy, yes, it does happen. So आपको does not choose करना था, है ना? So correct answer was C. C does not occur. Maintenance of proper amount of water ionic balance in the body is called as dash. Now you know the answer already. You are regulating the concentration. Regulation and osmolarity, that is the concentration, right? So osmoregulation. Correct answer was A. What if salivary amylase is lacking the saliva? Which of the following events in the mouth cavity will be affected? Now guys, in the question itself they have given you the answer. Amylase. Amylase, now I have taught you amylase will digest amylose. What is amylose? It's a component of starch, right? So protein breakdown, not at all. Protein breakdown is not related with that. Starch breaking into simple sugars, that's the correct answer, right? So correct answer here is B. Now, maths section will be discussed by the next faculty. Hey guys, welcome back. This is me Avi Arora and आज मैं आपके साथ बच्चों स्लॉट 1 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करने आया हूँ, GTSC और GoPrep टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो सभी बच्चे मुझे पहले तो यार चैट में ये बताना या फिर कमेंट्स में ये बताना कि बच्चों कैसा रहा आपका GTSC का पेपर, मैथ्स का पेपर कैसा रहा, और मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि स्लॉट 1 का पेपर मैथ्स में कैसा आया था। ठीक है, अगर आप उन बच्चों में से जिन्होंने अभी तो GTSC नहीं दिया है तो गाइस यू कैन स्टिल गिव इट इन द स्लॉट 2। तो मेक श्योर कि आप स्लॉट 2 में रजिस्टर करें, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स दैट यू कैन विन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बच्चों, मैं मैथ्स का आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा सारे क्वेश्चंस का। तो अगर बात करते हैं x + 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, x पावर 5 + 1/x पावर 5 की वैल्यू चाहिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। आपने मेरा सैंपल पेपर वाला वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो बच्चों वहां पर हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ऐसा एक क्वेश्चन कि यार आपको करना क्या, पहले x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ पर 23 आ जाएगी। स्क्वायर कर दो पहले इक्वेशन, इस तरह से अगर इसी इक्वेशन को क्यूब भी कर दोगे ना तो आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू 110 मिल जाएगी। मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस, आपको मिलेगा x पावर 5 + x + 1/x + 1/x पावर 5। दिस इज 23 × 110, ये बच्चों आ जाएगा 2530। और फिर इसमें आप x + 1/x की वैल्यू आप 5 पुट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन 2525। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉलिनोमियल से आया है कि x - 1 और x + 2 फैक्टर्स हैं। तो यार अगर ये फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम 1 को सैटिस्फाई करेंगे। तो 1 + a - 1 x² माइनस x² को मैं हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 है। सिमिलरली -b + 2 - 6 0 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी a - b। यहाँ से आएगा 1 और -1 कैंसिल, -2 - 6 दिस इज इक्वल्स टू 8। तो आपके पास a - b यहाँ से 8 आ गया। इस तरह से अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँ तो यहाँ -8 + a - 1 x² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 का स्क्वायर 4 - b + 2 × x, b + 2 × -2
-6 इज इक्वल टू 0 अगेन। ये इक्वेशन सॉल्व होने पे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 4a साथ में आएगा -4, एक +4 कैंसल, -8 -6 -14 बन गया और मेरे को मिल गया +2b इज 0। मतलब कि 2a प्लस b की वैल्यू बच्चों मेरे पास 7 आ गई है। आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 एंड -3। इसका आंसर है डी, 5 एंड -। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो रेशियो प्रोपोर्शन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहला का प्राइस, और आपने ये रेशियो लिया, एक प्राइस है 128 136, तीसरे का मैंने x मान लिया। अब ये 112 के रेशियो में लिया है तो 128 प्लस एक यूनिट लिया है 136, लास्ट का x मान लिया तो 2x, दिस इज 4 टाइम्स 152, 4 टाइम्स 152। आप x के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी 172। सिंपल क्वेश्चन। अगला है x इक्वल्स टू 7, इसको आप रैशनलाइज करिए पहले तो आपको दिखेगा यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 4√3। आपको 7 प्लस 4√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, नीचे 1 आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 4√3 स्क्वायर और x माइनस 14 हो जाएगा 4√3 माइनस 7 का स्क्वायर। इसमें हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाएंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो इसका आंसर बच्चों डी आ जाएगा हमारे पास। गौतम्स ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 73। मतलब पहला ओपिनियन है 66 से लेके 73 के बीच में, बट उसका फ्रेंड नहीं माना, वो कह रहा है कि नहीं यार तेरा वेट तो 60 से ज्यादा है लेकिन 70 से कम है, 60 से ज्यादा है 70 से कम है। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम दोनों रहने दो, मुझे पता है इसका वेट 69 से ज्यादा है हर हाल में, नहीं ज्यादा नहीं 69 से सॉरी कम है, तो ये 69 से कम है और कितना कम है उसने नहीं बताया। तो एवरेज व्हाट इज इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सब सही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास यहाँ 67 बच रहा है, 68 बच रहा है और उसने क्या है, इसने 69 से ज्यादा नहीं है, दैट मीन 69 बच रहा है। तो इन सब का अगर मैं एवरेज लूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 68। द करेक्ट आंसर इज 68 जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसका आंसर मतलब डी बोल दूंगा, नन ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 5/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। इसको जरा सॉल्व करता हूं मैं। 4 माइनस 5 1 प्लस 1/3 प्लस 1 2 प्लस 1/4 बच्चों मेरे पास आ जाएगा 9/4। 4 ऊपर गया, 4/9 लिख देता हूं मैं इसको, 4/9। फिर उसके बाद अच्छा 3 प्लस ये 1 प्लस 1/3 प्लस 9/4, ठीक है 9/4 आ गया। फिर आप 4 3 12, 12 और 9 करोगे 21, 21/4। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना जब हम इस तरह से एक ही स्टेप बाबा करते रहोगे तो 5/40 आ जाएगा, या फिर C 1/8 इज द करेक्ट आंसर। अगला है राम और मोहन के पास कुछ एप्पल है, मैंने कहा चलो x और y है, लेट द एप्पल्स बी x एंड y। राम ने 2 एप्पल्स दिए तो उसके पास रह गए x-2 और मोहन के पास आ गए y+2, तो राम के पास एग्जैक्टली हाफ एप्पल हो जाएंगे। इसी तरह से मोहन ने अगर 10 एप्पल दिए राम को तो यहाँ पर आ गए x+10। अब उसने कहा इंटरचेंज हो गया, मतलब ये वैल्यू y के इक्वल है, तो y की वैल्यू आप x-10 यहाँ पर x+10 पुट कर दो, आपके पास 16 एंड 26 मिल जाएंगे दोनों के पास। अगला है PQREFGH मिड पॉइंट्स और ABCD हमको एक पैरेललोग्राम दिया है, तो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H, ये हमको मिल गए हैं पैरेललोग्राम्स। तो भाई सिंपल सा फंडा है, पहले तो आप इसका यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, तो आप नोटिस करोगे कि ये और ये पैरेलल भी हैं और हाफ है दोनों की दोनों। EF एंड GH आर हाफ ऑफ AC एंड आर पैरेलल टू देम। तो यहाँ से मुझे पता लग गया EFGH भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यार ये पूरा ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर ये हाफ है इसका, तो एरिया भी कैसा हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि एरिया ऑफ EFGH इज एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, तो करेक्ट आंसर इज A 1/2। Next, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC और DC is produced to A। तो यहाँ पर CE मेरे पास AB के अगर इक्वल है
तो भाई दोनों में अगर आप देखोगे एरिया ट्रायंगल एबीडी डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल बीसीई, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट दोनों की सेम है, तो हाफ हाफ हाइट दोनों की सेम है, और यहाँ पर बेस कौन है, यहाँ पर बेस है ए बी और यहाँ पर बेस है सी, लेकिन हमको ये भी इक्वल दे रखे हैं, देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल, दैट इज ऑप्शन। आगे बढ़ो। 30th, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ABCD के ऑपोजिट एंगल्स का सम मुझे पता है कितना आएगा, 180 आएगा। यही प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूं। यहाँ पर मेरे को मान लो एक PQRS बन गया है, PQRS। ध्यान से देखना, ये एंगल हो जाएगा हाफ एंगल ए, ये हो जाएगा हाफ एंगल बी, तो यहां से मुझे P मिल जाएगा। P कितना आ जाएगा, एंगल P है 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल हाफ एंगल बी। इसी तरह से एंगल R निकल जाएगा 180 माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल D। ऐड करो आप एंगल P प्लस एंगल R को, अगर आप ऐड करोगे आपके पास 360 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आपको मिल जाएगा 360 माइनस 180, दैट इज 180 अगेन। तो P प्लस R का सम कितना आ गया, P 180 आ गया। इस तरह से Q प्लस S का भी कितना आ जाएगा, 180। इट्स ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं। नेक्स्ट HCF निकालना है इन सब नंबर्स का। तो मुझे सब में दिख रहा है कि एक 9 जरूर कॉमन आ रहा है और सब में x कॉमन आ रहा है, और एक एक को फैक्टराइज करके देखो बच्चों, आपको रियलाइज होगा कि सब में ही 3x माइनस 1 कॉमन आएगा और एक 2 भी कॉमन है। तो 2 इंटू 2 कॉमन है, 9 कॉमन है, x कॉमन है और एक 3x माइनस 1 कॉमन है। तो करेक्ट आंसर हमारा C आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली आपको बस ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, आपको आंसर मिल जाएगा। आप ऐड करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, आपको पता लगेगा x प्लस वाई इज 253.73 प्लस 93.27 इज इक्वल्स टू 427.23 प्लस 266.77। जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो अचानक से बहुत सिंपल बन गया, x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये ट्रिक हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ रखी है। तो करेक्ट आंसर इज C। A number when divided by 5 leaves the remainder 3, that means ये 5x plus 3 टाइप का नंबर है। जब इसने कहा लेट्स से नंबर इज y, तो हमने कहा कि यार ये 2 times twice the square of number, that means 2y square plus thrice the number plus 2 is divided by 5। तो 2y square कितना है, 5x plus 3 का स्क्वायर है प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3 प्लस 2। आपको इतनी प्यारी ट्रिक बताऊंगा ना बच्चों, आप पूछ जाओगे क्या ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 3 आ रहा है रिमाइंडर, स्क्वायर करने पे 9 आएगा रिमाइंडर। 3 आ रहा है रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर पे खेलना है, बाकी सब हटा दो। 9 इंटू 2 18, 9 से भी क्या करोगे, 9 इंटू 2 18, 3 रिमाइंडर यहाँ से आएगा। 3 इंटू 3 9, 4 रिमाइंडर यहाँ से आएगा, प्लस 2 रिमाइंडर यहाँ से आएगा। 7 और 2 9, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। सिर्फ रिमाइंडर लेते रहो, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी सही आ जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर इज 8। bx प्लस cy a प्लस b ax। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं cy की वैल्यू पुट करूंगा a प्लस b माइनस bx। तो बच्चों मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। इसके बाद हमें अगर ना इसको पुट करना है तो इक्वेशन आ गई ax 1 बाय a माइनस b प्लस माइनस 1 बाय a प्लस b, 1 बाय a प्लस b प्लस cy 1 बाय b माइनस a प्लस 1 बाय b प्लस a। आपको cy की वैल्यू पुट करनी है a प्लस b माइनस x, और आपको सॉल्व करना है x और y के लिए। जब आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी x की a बाय b और y की b बाय c। ये वैल्यू आप पुट कर देना, आपका आंसर a बाय c आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। Next, in a garden there are some bees and flowers. If one bee sit on each flower, then one bee will be left. तो मान लो भाई x bees हैं और y flowers हैं, तो अगर हर एक पे एक bee बैठ गई तो भाई टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास। मान लो x है तो हर एक पे आ जाएगी xy plus 1। If 2 bees sit on each flower, तो x की वैल्यू अगर सिर्फ एक ही बैठ रही है तो उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, एक bee बच जाएगी, तो x आ गया y प्लस 1।
बी एक एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर हर एक पे 2 बैठ जाए तो क्या होगा, इफ 2 bees sit on each flower then 1 flower will be left, तो 2y minus 1, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व फॉर x एंड y, फर्दर आप x स्क्वायर y की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको d मिल जाएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर y प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट है the values of k for which system of equations has infinite many solutions, मतलब पैरेललिज्म की कंडीशन है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a1 plus a2 should be equal to b1 plus b2 but not equal to c1 by c2, तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो k plus 1 upon k is equals to 8 upon k plus 3 is equals to 4k upon 3k minus 1, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। सॉल्व करिए आप k के लिए, यू वुड गेट टू नो कि जब आप पुट करके आप चेक भी कर सकते हो, आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे आपको दिख जाएगा ये सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट आंसर आ जाएगा k। नेक्स्ट b प्लस c, ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूं बच्चों, b माइनस c बाय a प्लस c बाय b इज 1 माइनस a माइनस b बाय c। आप ये पुट करते हैं, थोड़ा एलसीएम लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, c माइनस a प्लस b अपॉन c, और यहाँ पर आ जाएगा b इंटू बी माइनस सी प्लस a इंटू a प्लस सी, आपको इसे फैक्टराइज करना है और यहाँ पर आ जाएगा a b, आप देखोगे कि वैल्यू आ जाएगी, आप c माइनस a प्लस b कॉमन आ जाएगा एंड यू विल गेट 1 बाय b इज इक्वल्स टू 1 बाय a माइनस 1 बाय c, तो करेक्ट आंसर आ गया c। नेक्स्ट x, इसको सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy इज माइनस 1, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज 0। अब भाई x क्यूब माइनस y क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट p is point on bisector of an angle ABC if the line through p parallel to AB meets BC at Q, तो भाई BPQ कैसा आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, BPQ एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ऑलरेडी उसने कहा है कि वो पैरेलल है, तो मतलब कि AB और BC अगर Q पे मीट कर रहे हैं तो इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि बाइसेक्टर है वो एंगल का, उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे और उससे आप बोल सकते हो कि ये BPBQ इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार, एक राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फेयर ऑपोजिट साइड में, तो ये रहा कोन, ये हेमिस्फेयर है और ये पूरे के पूरे किसमें कंबाइंड है, ये हमारे पास सिलेंडर के अंदर है, तो कितना एडिशनल स्पेस है, तो इसमें बच्चों क्या करना है, हमको सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 6.14 मीटर क्यूब। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, आप ट्राई करना है इसको, ठीक है बच्चों। So that was the paper solutions, या फिर मैं बोलूं कि पेपर एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करी है बच्चों। Stay tuned for the aptitude section, your aptitude sir will be right back with here and तब तक के लिए बच्चों मैं निकलना चाहूंगा ऐसे, बाय एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट। हे दोस्तों, तो हम अपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रेस को अगर हमने कोड किया है JXAOXP से, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। वैसे तो आप नंबर, हर अल्फाबेट को ABCD को एक नंबर डाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मान लिया, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने वो नहीं सीखा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यार M और J में क्या रिलेशन है। आप देखो JKLM, तो 3 स्टेप बैकवर्ड्स जाने पे M आ रहा है। अब आप बोलोगे A से 3 स्टेप बैकवर्ड पे कैसे आ रहा है यार, आप ऐसे सोचो क्या होता है, X Y Z फिर ABCD फिर से शुरू हो जाता है, तो A से 3 स्टेप बैकवर्ड्स पे ही है अगर आप पूरा साइकिल बना दो तो, ठीक है। तो D से 3 स्टेप बैकवर्ड्स पे है ना ABCD, D से 3 स्टेप बैकवर्ड्स पे A है, तो सिमिलरली B से 3 स्टेप बैकवर्ड पे क्या होगा, B से 3 स्टेप बैकवर्ड पे होगा Y, O से 3 स्टेप बैकवर्ड पे क्या होगा L, ठीक है। तो ये A इसका आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अब ये जो होता है, ये बोल रहा है कि किस साइन के इंटरचेंज पे हमारा कौन सा ऑप्शन, ये जो है इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन से ही हमें यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। आप ऑप्शन को डाल के देखो, 8 और 6 को इंटरचेंज करके देखो, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये तो नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आप ऑप्शन डाल के देखो, देखो लास्ट ऑप्शन में डाल के देखता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाल दो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या पता है सही हो जाएगा, 60 प्लस 48 माइनस 32,
ठीक है, 48 माइनस 32 इज व्हाट 16, तो 76 आ रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब इसमें ना हमें पैटर्न ढूंढना होता है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। तो अगर आप देखो 26 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5। सिमिलरली 65 को क्या लिख सकते हैं, 64 किसका स्क्वायर होता है 8, 8 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 8 मस्ट बी द आंसर, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन पे हम आते हैं, डी क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक रोज है बॉयज की, जिसमें विशाल इज, मान लिया ये लेफ्ट है, मान लिया ये राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट से 7th प्लेस पे विशाल खड़ा है। ठीक है, यहां से 7th प्लेस पे कौन खड़ा है भाई, विशाल खड़ा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। कमल इज 11th फ्रॉम राइट, तो राइट से 11th पे कमल है, 11th पोजीशन पे कौन खड़ा है भाई, कमल खड़ा है। विशाल इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, विशाल इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, what is the new position from of the कमल from the right। अच्छा, अगर हमने एक्सचेंज कर दिया, अगर हमने विशाल को यहां पे ले आए, विशाल को अगर हम यहां पे ले आए, तो वो लेफ्ट से 30th पोजीशन पे है। ठीक है, सोचो यहां से ये 11th पोजीशन पे था, ये 13 है, तो 13 प्लस 11 माइनस 1 करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे खुद विशाल खड़ा है। ये पोजीशन होगी किसकी, ये पोजीशन होगी हमारी कमल की, है ना, सॉरी विशाल की। तो ये इस पोजीशन को अगर हम गिने तो हमें पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं कुल मिला के। ठीक है, हमें ये पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं कुल मिला के। तो ये हमारा 13 प्लस 11 ये हो जाएगा 24 माइनस 1, 23 बच्चे हैं। तो 23 बच्चे, अब यहां से 7th पोजीशन पे ये है, तो राइट से कौन सी पोजीशन पे होगा, 23 माइनस 7। ठीक है, और साथ में खुद उसकी एक पोजीशन होगी, आई थिंक ये होना चाहिए, तो 17th आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो, 17th इसका आंसर है। ठीक है, तो खुद से एक बार करके देख लेना बच्चे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। 45 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। ठीक है, 45 क्वेश्चन कहता है कि अच्छा 52 लेस देन के साइन को हमने बोला है -4, और पावर को हमने बोला है मल्टीप्लाई, और 5 लिखा है उसके आगे। ठीक है, मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, इसको बात लिख रहा हूँ मैं। ग्रेटर देन के साइन को बोला है प्लस, और ये v, अच्छा ये स्टैंड करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन डिवीजन 2, तो पहले बॉड मास से पहले डिवीजन होगा, यहाँ 4 आएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा 20 आएगा, और 52 माइनस 20 प्लस 4, ठीक है ये आएगा। तो 52 माइनस 20 32 प्लस 4, मेरे ख्याल से 36 आना चाहिए, व्हाट डू यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर दिया होगा। अब ये बोला है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड which have as many as letters between them in a word as in alphabet। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई, इसके बारे में सोच लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुकिंग इनटू द अल्फाबेट्स देयर आर 6 पेयर्स, है ना, कुल मिला के 6 पेयर्स होंगे हमारे पास। अगर हम देखें तो एक तो ON है, ठीक है कि नहीं है, ON है कि नहीं होगा, और एक अगर हम देखें होन एक आ रहा है हमारा इसमें, ठीक है ना, लेटर्स बिटवीन देम एज वर्ड एज इन अल्फाबेट। ठीक है, एक ये आ जाएगा, और कौन सा आ रहा है, ST एक आ रहा है, ST अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, और कौन सा आ रहा है, ट्रेफो एक आ जाएगा, ट्रेफो, ठीक बात है ना, और कौन सा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेफोन भी आ जाएगा, एक ट्रेफोन भी हम बोल देंगे, और कौन सा RP आ रहा है ना, एक RP आ रहा है, नहीं RP नहीं आ रहा है, RAP आ रहा है, रैप आ रहा है, रैप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, रैप सबके बारे में सुना है सब बच्चों ने। ठीक है, तो ये हमारा मतलब अगर हम इसको देखें तो यार ये हमारा कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट को अगर हम देखें यार, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, फर्स्ट ऑन का हम देखें तो नो हो जाएगा हमारा, सही बात है। और सेकंड अगर हम होन को देखें तो EFGH, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड अगर हम देखें ST को ST, फोर्थ अगर हम देखें ट्रेफो वर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये OPQRST से इसको बोल सकते हैं। फिफ्थ अगर हम ट्रेफोन को देखें तो यहाँ पे यार सिर्फ N और लग जाएगा, है ना। ट्रेफोन को अगर हम देखें, ट्रेफोन
जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें हमारा N और जुड़ जाएगा, NOPQRST हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रैप को देखें तो उसे PQR बोल सकते हैं, ठीक है। 6 हो गए, ये नहीं सॉरी 5 हो गए, छठा रैप को देखें तो उसे PQR बोल सकते हैं, सही बात है। तो कुल मिला के कितने पेयर्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पे हमारा आंसर आई थिंक 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 पेयर्स हमारे यहाँ पर डी, ठीक है। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था समझ में आया ना भाई? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड व्हिच हैव many letters as between them in the word as in the alphabet, ठीक है। समझ रहे हो आप? मतलब जो कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऐसे हैं इसमें, उसमें उतने ही वर्ड बीच में होते हैं जितने वास्तव में अल्फाबेट्स में होते हैं, ठीक है। तो यही हमें पता लग रहा है, यही हमें पता लग रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में भी इतने ही वर्ड्स होते हैं जी। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अमर से 47 क्वेश्चन पे आते हैं। अमर पॉइंटिंग टू अनदर बॉय say who is bawling said that he is the son of the daughter of the father of his paternal uncle, the boy is Amar's, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो हम एक चेन सी बना लेते हैं, मतलब कि क्या यहाँ पे है। सबसे पहले सबसे ऊपर आपका फादर आ रहा होगा, ठीक है। सबसे ऊपर फादर आ रहे हैं, फादर के नीचे क्या क्या आ रहा है जरा ये सोच लिया हमने, ठीक है। तो फादर के नीचे एक तो हमारा अमर आ रहा है, ठीक है, अमर आ रहा है, अमर और हमारा वो बॉय भी आ रहा है, मतलब वहां पे, ठीक है। जी इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो इसे ना एक सिंपल तरीके से करते हैं, मैं फिगर बना के कर सकता हूँ आपके लिए, बट एक सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है, घरेलू तरीके से। मैं ना हम खुद को मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया मेरा नाम अमर है, मान लिया मैं अमर हूं, मैं किसी लड़के को बोल रहा हूं, मैं किसी लड़के को बोल रहा हूं, ठीक है ना, बॉय को बोल रहा हूं, मैं किसी बॉय को बोल रहा हूं। ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ठीक है, ये बेटा है, ये क्या है, ये बेटा है, क्या है, बेटा है। ही सन ऑफ द डॉटर, किसकी बेटी का, मेरे ऑफ माई पैटर्नल अंकल, डॉटर ऑफ फादर, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो अमर अच्छा डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द हिज पैटर्नल अंकल, ठीक है। मेरे चाचा के पापा, ठीक है, मेरे पैटर्नल अंकल कौन हुए, मेरे चाचा के पापा, मेरे चाचा के पापा मतलब मेरे कौन हुए, दादा। मेरे दादा की बेटी, मेरे दादा की बेटी मेरी कौन लगी, मेरी दादा की बेटी लगी मेरी बुआ, ठीक है। मेरी बुआ का बेटा है, मेरी बुआ का क्या है, बेटा है। तो मेरी बुआ का बेटा है, ऑब्वियसली ये क्या हो गया, मेरा कजन हो गया, ये मेरा कजन हो गया, ठीक है। आप प्रैक्टिकल तरीके से इसे करके देखिए, खुद पे अप्लाई करके इसे करके देखिए, ठीक है। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, अच्छा यहाँ पे बोला अगर 4 बॉटम पे होगा तो टॉप पे कौन सा नंबर होगा। अब ये डाइस वाले नंबर क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व कर रखे होंगे तो इससे हम देखते हैं कि 2 यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ ऑफ द डाइस। इफ 2 3 5 6 है ना एडजेसेंट टू 1, देन नंबर 1 इज अपोजिट टू 4, ठीक है भाई। 2 3 भी 1 के एडजेसेंट है, 5 6 भी 1 के एडजेसेंट है, मतलब 1 के अपोजिट में ही 4 होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? सच ऑफ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग आ जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायग्राम बना के कर, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बना के आप करोगे तो आप बोला कि हमने आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मान लिया 5 किलोमीटर चल दिए भाई, सही है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद कहाँ को टर्न लिया, राइट को टर्न लिया, मतलब राइट हो गया ये, और कितना चले 8 किलोमीटर चल दिए राइट को, ठीक है, चलो भाई चल दिए। फिर लेफ्ट टर्न लिया, देन ही अगेन टर्न टू हिज राइट सॉरी एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चल दिए। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउसेस। अब हम इस फिगर से अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, we can see the boy will be in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। मान ले यहाँ पे इसका घर है तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना, वेस्ट भी है साउथ भी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके ग्रेट।
next question on our computer screen is choose the alternative which closely resembles the water image of the combination of disk. अगर हम इसको पानी में दिखाएंगे तो कौन सा इमेज हमारा सही आएगा, ठीक है, कौन सा वाटर इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा, पानी में आपको पता है ना, पानी में ऐसा नहीं होगा कि उल्टे से शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी तो आपका कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, डी बस ये वाला शेप तो होता है और आई भी ऐसे ही लिखा होगा, बस ये जो एस है ये ऐसे दिखाई देगा कुछ, सही बात है, ये ऐसे दिखाई देगा, सी भी ऐसे ही दिखाई देगा यार, ठीक है, मतलब पानी में आप देखते हो होता क्या, वर्टिकली इंटरचेंज होता है बस। आई थिंक सी इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप एक बार इसे देखिएगा जरूर, ठीक है। सो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं यार एप्टीट्यूड के, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। आप एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है, हमने थोड़ा जल्दीबाजी में लिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर स्टे विथ अस, वी विल मीट अगेन वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।